हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल बिहेवियर के बारे में। और ये जूलॉजी एसीएफ का जो है 9th यूनिट है और ये इसका पार्ट 1 है। देखो, बिहेवियर समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना ज़रूरी है कि एंशियंट टाइम्स में ही जो हम एक्सकवेशंस देखते हैं उनकी, या फिर जो प्री हिस्टोरिक हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी जो केव पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं, एंशियंट आर्ट वगैरह देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो है शायद जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जानना चाहते थे, उनके बिहेवियर के बारे में जानना चाहते थे, ताकि वो जो है उनको शिकार कर सके उनका, और जो है फॉर फूड और स्किन। तो वो उनका बिहेवियर अगर उनको पता होगा कि वो उनके लिए हार्मफुल है या जो है नॉट हार्मफुल, तो इसलिए जो है तब से जो है ये चला जा आ रहा है आदिकाल से, जो एनिमल बिहेवियर है उसकी स्टडी। उन्होंने ये कंटिन्यू किया जो एनिमल की स्टडी है और उनके बिहेवियर को, और उनको जो है अपनी जो प्रिमिटिव नॉलेज थी उसको अप्लाई किया टू डोमेस्टिकेट द सेलेक्टेड स्पीशीज़ एंड ड्राइव मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द एनिमल्स। जैसे जैसे मैन के जो नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट होता गया अबाउट द एनिमल बिहेवियर, उससे हमें जो है और ज़्यादा जो है बेनिफिट्स जो है वो पता चलते गए कि हमको कौन कौन से बेनिफिट्स जो है मिल सकते हैं इन एनिमल से। और ये जो है जो क्वेस्ट है ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हुआ विद अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स। मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट अब जो अंडरस्टैंड करना है हमको कि लिविंग एनिमल्स हैं, नॉट एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट फ्रॉम स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट एनिमल और उनकी जो लाइफ है इन टोटालिटी, वो ज़रूरी होती है एनिमल बिहेवियर जानने जो है उसके लिए, जानना हमारे लिए कि उसकी लाइफ और जो है उसकी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए बहुत असेंशियल होता है एनिमल बिहेवियर को जानना। तो बिहेवियर जो है वो क्या होता है? बिहेवियर रिफर्स टू रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सिग्नल्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, यानी उसको अपने इन्वायरमेंट से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके प्रति जो उसके रिस्पॉन्स है वो होता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है एक एनिमल की लाइफ का, और इसके बहुत ज़्यादा जो है सेवरल डायमेंशंस हैं। ठीक है, हम इसको एक जो है तरफ बांध के नहीं रह सकते, इसको बहुत ज़्यादा हमको ब्रॉडली जो है देखना होगा। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो है इसके लिए हमको क्या ज़रूरी है कि हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ वेरियस स्पेशलिटीज़, पर्टिकुलरली जो एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, साइकोलॉजी है, और इवन फिज़िकल साइंसेस। अब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम एनिमल का जो बिहेवियर है वो साइंटिफिक टर्म्स में उसको हम डिफ़ाइन कर पाएंगे, और हमको एनिमल बिहेवियर जो है वो क्यों स्टडी करना चाहिए इसके बारे में हमें पता चलेगा। उसके अलावा हम जो बेसिस है बिहेवियर डेवलपमेंट के उसको हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, और एनिमल बिहेवियर को उसके इन्वायरमेंट से जो है हम रिलेट कर पाएंगे। डेफिनेशन क्या हुआ बिहेवियर की कि लार्जर सेंस में जो बिहेवियर है इट हैज़ बिन डिफाइंड एज सिम्फनी ऑफ हार्मोनल न्यूरल एंड मस्कुलर सिस्टम। सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उनकी एक्टिविटीज़ या फंक्शन। तो एक एनिमल को हम डेड जब डिक्लेयर करते हैं जब उसकी जो लिविंग फंक्शंस हैं वो बंद हो जाए, वो कोई भी फंक्शन करना बंद कर दे, तो वी डिक्लेयर देम एज डेड। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक लिविंग बीइंग जो है उसकी वर्चू और जो है फंक्शंस हैं उससे ही डिफाइन नहीं होता, और नॉट ओनली बाय वर्चू ऑफ इट्स बॉडी फॉर्म और स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर से भी जो है हम उसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो बिहेवियर है हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी कि ये एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है एक एनिमल की लाइफ का, जो कि सर्वल डायमेंशन होता है, उसकी सर्वल डायमेंशंस है, और वो बहुत ज़्यादा जो है उसके इन्वायरमेंट और उसके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है उस पर डिपेंड करता है उसका जो बिहेवियर है वो।
सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करता है टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि जो नेचर है रिस्पॉन्स का, वो एनिमल और प्लांट्स का डिफरेंट होता है। ओके, सो प्लांट्स में देखो जैसे कि क्रीपर्स होती है, जो बेल वगैरह होती है, तो उनकी स्टेम जो है वो थिन और वीक होती है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग जो ट्री होता है उनके चारों ओर जो है वो लपेट जाती है और अपने आप को जो है लाइट तक पहुंचाने में जो है स्ट्रगल करती है, इस तरह से कि वो पेड़ पे लपेट जाएगी और लाइट को जो है अवेल करेगी। सो ये जो ग्रोथ मूवमेंट है और उनके रिस्पॉन्सेज हैं, ये क्या है, इरिवर्सिबल है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट्स के जो ये है मूवमेंट्स और रिस्पॉन्सेज, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन एनिमल्स में क्या है कि ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं और इनके रिस्पॉन्सेज जो है वो चेंज होता है इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इनका बिहेवियर जो है वो क्या होता है, एक्टिव होता है एंड रिवर्सिबल होता है, कि उसे जो है रिवर्स किया जा सकता है। जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा उसका बिहेवियर जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, एक हिरन है, तो अगर तेज़ धूप पड़ेगी तो वो पेड़ के नीचे जो है छाँव में जाएगी, अगर बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जैसे ही धूप जो है कम हो जाएगी या गर्मी जो है वो कम हो जाएगी, जैसे कि सुबह और शाम के टाइम, तो वो चढ़ने के लिए आ जाएगी। सिमिलरली और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि जो उल्लू हैं वो रात में निकलते हैं बाहर, नॉक्टर्नल एनिमल है वो, लेकिन जैसे ही दिन आता है वो छुप जाते हैं। सो ये जो रिस्पॉन्स हैं, ये चेंज इन इन्वायरमेंट के प्रति जो है उनके रिस्पॉन्सेज हैं और ये रिवर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डियर है वो पेड़ के नीचे सारा दिन खड़ा रहेगा, खाना वाना खाएगा ही नहीं, और उल्लू जो है वो सोता ही रहेगा, दिन हो रहा है या रात हो। नहीं, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उनके रिस्पॉन्सेज भी चेंज हो गए। तो ये रिवर्सिबल है एंड एक्टिव जो है इनके रिस्पॉन्सेज रहते हैं। सो बहुत सारे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये भी जो है अपने जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके प्रति अपना बिहेवियर जो है चेंज कर लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया तो बर्ड्स जो है, आपने देखा होगा, वो अपने पंख जो है वो फुला लेते हैं ताकि उनके बीच जो वॉल्यूम है उनका इंक्रीज़ हो जाए और जो इंसुलेटिंग एयर है उनकी बॉडी में ही रहे और जो हीट लॉस है वो कम हो। सो बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, एस्टिवेशन में चली जाती हैं, कि उनकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे, उसका लॉस नहीं हो, और जो नॉर्मल एक्टिविटी है उनकी वो कम करते हैं उस टाइम, और उनको फूड की रिक्वायरमेंट भी ना हो, इसलिए वो हाइबरनेट करते हैं या फिर एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो बिहेवियर रिस्पॉन्सेज आर रिगार्डेड एज एन एनिमल्स अटेम्प्ट टू अडेप्ट इट्सेल्फ टू इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि वो अडेप्ट कर रहा है अपने आप को उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ताकि वो सर्वाइव कर पाए। सो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है बिहेवियर का वो वो होता है क्या, सर्वाइवल, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड वेल बीइंग, कि वो बीमार ना हो, वो कंटिन्यूली जो है वो एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं है कि उनकी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, विदाउट अडेप्टेशन जो है वो एक्सटिंक्ट ही होंगे। सो अडेप्टेशन जो है वो करता है वो, सो ये बिहेवियर होता है उनका। सो यहाँ पे जो एपरेंट सिमिलैरिटीज़ है बिटवीन मैनी रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, लेकिन दो बेसिकली जो है डिफरेंट होते हैं। जो हमने पहले देखा था कि प्लांट्स का जो है पैसिव, स्लो एंड इरिवर्सिबल होता है, जिसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, और जो एनिमल्स का बिहेवियर रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, एक्टिव होता है एंड रिवर्सिबल होता है, यानी उसके रिवर्स किया जा सकता है। सो अब हम देखेंगे डेफिनेशन, हमने देख ली बिहेवियर की कि क्या है डेफिनेशन इसकी। सो अगर लार्जर सेंस में हम देखें कि बिहेवियर क्या है, कि सिम्फनी ऑफ हार्मोनल, न्यूरल एंड मस्कुलर सिस्टम। सो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो कुछ भी करे, वॉट एवर एन एनिमल डज, जैसे कि वॉकिंग है, रेस्टिंग है, या फिर खाना जो चबाना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिहेवियर के। सो मोस्टली बिहेवियर जो है वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें अगर हम इंटेलिजेंस, उनकी लर्निंग और एक्सपीरियंस को भी जो है इन्वॉल्व करें तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिंपलर जो है, हमने देखा कि वो चला, वो उसने रेस्ट किया, उसने खाना खाया, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस, लर्निंग और एक्सपीरियंस अगर इसमें आ जाए तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
सो बिहेवियर जो है वो जनरली डिस्क्राइब होता है इन टर्म्स ऑफ एन एनिमल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग विद इन द बॉडी और इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. So since behavioral responses जो है वो we regard them as animals attempt to adapt itself to its changing environment. So अब क्या है कि इम्पॉर्टेंस क्या है एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने का, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, हम ऐसे ही क्यों पढ़ रहे हैं इसको. सो देखो जो साइंस है एनिमल बिहेवियर की वो एक कंपैरेटिवली न्यू ब्रांच है जूलॉजी की, और ये एक 19th सेंचुरी तक जो है, मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक ये एक सब्जेक्ट जो है इसको सीरियसली भी स्टडी नहीं किया जाता था. लेकिन जो डार्विन की थ्योरीज़ है उनका ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि जो अडेप्टेशन है वो क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है नेचुरल सेलेक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जो कि इवॉल्व होते हैं ग्रेजुअली अलॉन्ग विद देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. ओके, सो एनिमल बिहेवियर जो है वो रिसीव होता है एज स्पेशल अटेंशन ऑफ, इसने बायोलॉजिस्ट का स्पेशल अटेंशन ग्रैब किया और उसके बाद में जो इसकी स्टडी की गई. सो ट्रेडिशनली यहाँ पे 3 मेजर फील्ड्स हैं ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है. पहला है कंपैरेटिव साइकोलॉजी. तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस एंड प्रोसेसेस को एंड बिहेवियर को. सो इट इज़ अ कंपैरिजन एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड यूजुअली अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जो है एंड मोस्टली एम्ड एट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यानी हम एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर को जो है यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं उनके बीच में, और ताकि हम बेहतर समझ पाएँ ह्यूमन का बिहेवियर, और ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बीच में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ईथोलॉजी. सो ईथोलॉजी जो है वो स्टडी है एनिमल बिहेवियर अंडर नेचुरल एंड सेमी नेचुरल कंडीशंस. सो इथोलॉजिस्ट जो है वो यूजुअली जो उनकी लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको लेते हैं, कंपेयर करते हैं विद देयर ऑब्जर्वेशन टेकन अंडर नेचुरल कंडीशंस. और जो थर्ड एरिया है स्टडी का जो कि इंटीग्रेट करता है इन दोनों अप्रोचेस को, यानी इथोलॉजी और कंपैरेटिव साइकोलॉजी को, वो होता है न्यूरोबायोलॉजी. सो न्यूरोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो यहाँ पे जो तीनों डिसिप्लिन है ये डेवलप हुए हैं, हैज़ डेवलप्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, मैथडोलॉजी अबाउट विच, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो बहुत सारी जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो बर्ड्स और एनिमल्स के हैं, उनको हमने डोमेस्टिकेट किया है फॉर इकोनॉमिक पर्पस. इकोनॉमिक गेन होता है हमको उनसे, क्योंकि एनिमल से हमको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि मिल्क, एग, फ्रूट, मैन्योर वगैरह. और तो यहाँ पे क्या है कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट इनसे मिल रहा है. जो हम उनको डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक से जो है हमने उनकी स्टडी की और हमने उनको डोमेस्टिकेट कर लिया. सो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये बढ़ती जा रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, डिफॉरेस्टेशन है और सॉइल इरोजन वगैरह है. तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो फोकस है वो किसकी तरफ चला गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो किस तरह से हमारे यहाँ पे बना रहे. सो ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम चले गए इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो कि डिपेंड करता है टू ग्रेट एक्सटेंड ऑन द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द फ्री लिविंग एनिमल्स. जो वाइल्ड लाइफ है उस पर डिपेंड करता है ये. सो अब हम अगर जानेंगे बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है, पर्टिकुलरली बर्ड्स और मैमल्स की, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है इन द पास्ट ईयर्स, और अभी जो है बहुत सारी जिनको हम रिगार्ड करते हैं एज एंडेंजर्ड. यानी कि अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो बाकी की स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के जो है चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं. यानी कि अगर हमारे बीच में कोई एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई तो उतने ही ज़्यादा चांसेस जो है ह्यूमंस के एक्सटिंक्ट होने के भी बढ़ जाते हैं. मतलब ये जो है एक्सटिंक्शन जो है बहुत ही इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो अब क्या है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए जो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर जो एंडेंजर्ड हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए फ्रॉम द एक्सटिंक्शन,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको उनके बिहेवियर के बारे में पता हो कि वो किस तरह से वो रहते हैं, वो क्या खाते हैं, उनको कितना स्पेस चाहिए रहने के लिए, और किस तरह का उनका शेल्टर होता है, किस तरह का उनका हैबिटेट है। तो इसलिए हमको जो है उनका बिहेवियर जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, सो दैट हम उनको एक्सटिंक्शन से जो है बचा सकें। यहाँ पे क्या है कि जनरली जो नॉलेज है एनिमल बिहेवियर की, वो अप्लाई की जा सकती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है बाय डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरीज डेवलप्ड थ्रू स्टडीज ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड may लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के विच कैन बी सर्टेनली बी अंडरस्टूड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। इस वजह से हम जो है स्टडी करते हैं प्राइमेट्स पे, जो बहुत सारी साइकोलॉजी की लेबोरेटरीज़ है उसमें की जाती है स्टडी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, जो रूट है ह्यूमन बिहेवियर का उसको स्टडी करने के लिए। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको हम पेस्ट की तरह कंसिडर करते हैं, जो डायरेक्ट थ्रेट होते हैं हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, फूड सप्लाईज़ के लिए। तो उनका बिहेवियर भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उनको जो है उनको रोक सकें, उनसे हम जो है उनको चेक कर सकते, टू पुट अ चेक ऑन देम। यहाँ पे जो है हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका बिहेवियर कैसा है, कि वो किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बर्ड्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की या फिर बर्ड्स की, तो उनमें जो है एक बहुत ही पिक्यूलर या फिर एबनॉर्मल मैनर जो है वो देखा जाता है जब नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो उनको पहले ही पता चल जाता है कि जो है कैलामिटी जो है वो आने वाली है, तो वो जो है उस तरह से जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम में, इंसानों में ये जो है ये एबिलिटी नहीं है। तो अगर हम उनके बिहेवियर के बारे में इसको इंटरप्रेट कर सके तो हमको पहले ही पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन या फिर सीवियर स्टॉर्म्स या फिर लैंडस्लाइड जो है वो होने वाली है। तो हम उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे ईजिली अगर हम जो है इनके बिहेवियर को समझ पाएँ तो। इसलिए जो एनिमल बिहेवियर है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जो कि हमारे लिए, स्पेशली ह्यूमंस के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि बेसिस क्या है इस बिहेवियर के। यहाँ पे दो मेन अप्रोच हैं टू स्टडी द एनिमल बिहेवियर। पहली है साइकोलॉजिकल, और एक या तो उसकी साइकोलॉजिकल हम स्टडी कर लें, साइकोलॉजिकल अप्रोच, या फिर हम पूरे एनिमल की ही स्टडी करते हैं, एनिमल एज अ होल। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है कि ये मेनली कंसर्न रहती है विद हाउ द नर्व्स, मसल्स एंड सेंस ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। जो है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर प्रोड्यूस करने के लिए ये किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंगिंग इन बर्ड्स। और अगर हम जो है होल एनिमल अप्रोच कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उसकी, तो ये फैक्टर जो है स्टडी द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द एनिमल। तो इसमें हम जो है उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो एनिमल के बिहेवियर को जो है अफेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे जो है जो बर्ड्स हैं वो इंटरेस्टेड हो मे बी इंटरेस्टेड इन द एनवायरनमेंट ऑफ द बर्ड, कि हम जो है बर्ड का इन्वायरमेंट उसको जानने में इंटरेस्ट हो सकते हैं कि उसको ऐसा क्या है जो उसको गाने पे मजबूर किया है, या फिर वो गाना क्यों गा रहा है वो। तो हम उसकी होल स्टडी करेंगे एनिमल की, या फिर जो है उसकी फिजियोलॉजिकल अप्रोच है उसकी स्टडी करेंगे कि उसके जो फिजियोलॉजिकल जो ऑर्गन्स है, उसके जो नर्व्स, मसल्स वगैरह, जो सेंस ऑर्गन्स है, वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में बिहेव कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं फॉर दैट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये जो है बेसिस है बिहेवियर के। अगर हम होल एनिमल अप्रोच लगाएं, ये जो है दोनों इज़ यूज बाय बोथ साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज इथोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है इन लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज। और इथोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, ऑन अदर हैंड आर मोर कंसर्न विथ नेचुरली अकरिंग अनलर्नड बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर वाइल्ड हैबिटेट्स।
ये जो है इसके बेसिस पे क्या है कि जो बेसिस है उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है तीन उसमें, कि पहला जो है वो है एनाटॉमिकल बेस, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेस। इसके बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं उनकी बिहेवियर की। नेक्स्ट जेनेटिक एंड थर्ड है इकोलॉजिकल। बिहेवियर जो है वो कंपोजिट एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑल सच फैक्टर्स, processes and mechanism, just like collective action of different part of a machine। कि किस तरह से जो different parts है machine के वो function कर रहे हैं to produce जो कमांड हमने दिया है उसको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सिमिलरली जो है हमारे साथ भी है, एनिमल्स के साथ भी, कि किस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वर्क कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दैट बिहेवियर। जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं और जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल बेसिस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।